हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं सेल्फ कंचन और आप देख रहे हैं ब्रेन फूड चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने शुरू किया है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के चैप्टर वाइज वीडियोस। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की वीडियोस हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 3 हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और जो पहली बार चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और एक बार चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, जिसमें हम करेंगे हेरिडिटी के बारे में, इन्वायरमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल करेंगे हेरिडिटी के, जिसमें हम गाल्टन, डार्विन, मेंडल और लेमार्क का प्रिंसिपल पढ़ेंगे और साथ में इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी और इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स पढ़ेंगे और लास्ट में इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। फ्रेंड्स, ये आपने दिमाग में बिठा लेना है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है इज ए ज्वाइंट प्रोडक्ट है किसका, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। ठीक है, इन दोनों ही जो फैक्टर्स हैं इनका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है एक बच्चे के विकास पर। और जो हेरिडिटी है और जो इन्वायरमेंट है एक दूसरे से जो है क्या है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री है और एक दूसरे के सहयोगी है। ये तीनों चीज़ें जो है अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लेनी है, क्योंकि पेपर में एज इट इज जो है ये पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो वृद्धि और विकास की जो क्रिया है, ठीक है, वो आपके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का संयुक्त परिणाम है। मीन आपके जो विकास है इक्वल टू किसके होगा, आनुवंशिकता इनटू वातावरण के। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अलग अलग से कि आनुवंशिकता क्या है और वातावरण क्या है। ठीक है, तो हेरिडिटरी और जो इन्वायरमेंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं एक बच्चे के विकास में। ठीक है, हेरिडिटरी मतलब जो नेचर होता है, ठीक है, नेचर और नर्चर ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो जो नेचर है आपका, मीन जो हेरिडिटी है उसको क्या कहेंगे, नेचर कहेंगे, और जो इन्वायरमेंट है उसको क्या कहेंगे, नर्चर कहेंगे। एक मिनट यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, ये नेचर वर्सेस नर्चर। तो नेचर क्या होता है, एक व्यक्ति की, एक बच्चे की प्रकृति होती है। ठीक है, मीन जो उसका नेचर रहेगा वो सेम रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेचर रिलेटेड विथ हेरिडिटरी। ठीक है, हेरिडिटी से रिलेटेड है नेचर हमारा, मीन जो विशेषताएं हैं हमें जन्म से मिली है। ठीक है, वो जो गुण हमें जन्म से मिले हैं, जिन जिन गुणों के साथ हम पैदा हुए हैं वो चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, वो हमारा नेचर है वो वैसा ही रहेगा। तो जेनेटिक है नेचर, अब हमारा जेनेटिक है, फिजिकल अपीयरेंस जो हमारी होती है, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस जो होते हैं वो हमारे किस में आएंगे, नेचर में आएंगे। और जो नर्चर है, तो नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण। मीन हमारा पालन पोषण कैसे हुआ है, हमारी नरिशमेंट कैसी हुई है, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है जहाँ पे हम पले बड़े हैं, हमारी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। ठीक है, और सोशल इन्फ्लुएंस सारे किस में आएंगे, नर्चर में आएंगे। तो जो नर्चर है ये रिलेटेड है किससे, इन्वायरमेंट से। तो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाता है कि जो हेरिडिटी है वो किससे रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है, और जो इन्वायरमेंट है किससे रिलेटेड है, नर्चर से रिलेटेड है। नर्चर मीन आपका पालन पोषण। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको नेचर वर्सेस नर्चर में जो है डिफरेंस आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू से देख लेते हैं। जो हेरिडिटी और नेचर है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन फिजिकली डेवलपमेंट। जो हमारी हेरिडिटी होती है वो हमारे शारीरिक विकास को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, और जो फिजिकली मेकअप जो हमें कहाँ से मिले हुए होते हैं, बच्चों को अपने पेरेंट्स से मिले हुए होते हैं। ठीक है, ये नेचर हेरिडिटी है। और जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट मीन हमारे आसपास की सराउंडिंग। ठीक है, हमारे आसपास का वातावरण बच्चों के विकास को प्रभावित करता है, जिसमें बच्चे की स्कूल आएगा, बच्चे की फैमिली, बच्चे का पड़ोस, जो भी पड़ोसी है, मीडिया है। ठीक है, ये सब आएंगे। तो इनके बारे में हम सब एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है आपका हेरिडिटी क्या होती है, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो हेरिडिटी जो है क्या है, वे सभी विशेषताएं जो हमें अपने माता पिता और पूर्वजों से मिली होती है। ठीक है, और मीन हमारी जो शारीरिक बनावट है, ठीक है, हमारी जो शारीरिक विशेषताएं हैं, जैसे कि आंखों का रंग हो गया, बालों का रंग हो गया, और जो हमारी कैपेबिलिटी है, क्षमताएं हैं, हम जो काम करते हैं, कितनी हमारी कैपेसिटी है किसी काम को करने की, ये सभी जो डिपेंड करेगी किस पे, हेरिडिटी पे। और आनुवंशिकता एक स्थिर तत्व है। जी हाँ, ये लाइन आपने याद रख लेनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
इट्स आपकी हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी आपकी स्टैटिक है, ठीक है, इसको हम बदल नहीं सकते। जैसे कि हमारी प्रकृति, किसी के नेचर को आप बदल नहीं सकते। मीन जिस व्यक्ति का नेचर जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि वो उसने एक्वायर किया है अपनी हेरिडिटी से, ठीक है। जैसे कि कई बार बोल देते हैं कि जो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, सीधी कभी नहीं होगी, ठीक है। मीन वो उसका नेचर है, ठीक है, उसकी हेरिडिटी है वो। तो आनुवंशिकता एक क्या है, स्टैटिक तत्व है, ठीक है, स्थिर तत्व है जिसे हम बदल नहीं सकते, ठीक है। और वंश परंपरा जो है सीमा जो है निर्धारित करती है। सीमा मीन एक लिमिट सेट कर देगी ये वंश परंपरा, ठीक है। ये लिमिट यहाँ तक सेट होगी, मीन हम एक मूर्ख व्यक्ति को जो है बुद्धिजीवी या बुद्धिमान नहीं बना सकते। मीन जो मूर्ख है वो वैसे ही रहेगा, चाहे आप उसके सामने कितना ही ज्ञान उसको दे दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर उसके व्यवहार में जो है परिवर्तन कर सकते हैं हम, जी हाँ, अगर उसके बिहेवियर में चेंज करना चाहें तो उसको जो है एक्सपीरियंस जो है प्रशिक्षण देके, ठीक है, और एक्सपीरियंस से जो है उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। लेकिन जो वंश परंपरा है, जो हेरिडिटरी है, हमारी एक लिमिट को सेट कर देती है, ठीक है। बाकी जो है जो हमारी हेरिडिटी है वो एक लिमिट तो सेट कर देती है, लेकिन जो हमारा वातावरण है, ठीक है, मीन कि जो वंश परंपरा है हम सीमाएं तो सेट कर देती है, लेकिन जो हमारा वातावरण है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट जो है इन सीमाओं के अंदर रह के जो है क्या करेगा, हमारी हेल्प करता है, ठीक है। कैसे, जैसे कि दो जुड़वा बच्चों का उदाहरण ले लीजिए, ठीक है। उन बच्चों का अलग अलग जगह पे जब पालन पोषण होता है, ठीक है। मान लीजिए कि दो बच्चे हैं, ठीक है, एक का जो है इंडिया में जो है दोनों का बर्थ एक ही जगह पे हुआ है, लेकिन बर्थ होने के बाद उनको एक को इंडिया में रखा गया और दूसरे को जो है फॉरेन लेके चले गए, ठीक है। अब जो है जो इंडिया में बच्चा रह रहा है उसका पालन पोषण अलग तरीके से होगा, और जो बाहर रह रहा है उसका अलग से होगा। मीन अलग अलग वातावरण के अकॉर्डिंग वो कैसे डेवलप होते हैं, कैसे जो है विकसित होते हैं, वो डिपेंड करेगा उसके इन्वायरमेंट पर, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है वंश परंपरा के बारे में दृष्टिकोण। तो जो हेरिडिटी है उससे रिलेटेड जो है कुछ दृष्टिकोण एटीट्यूड है, ठीक है। तो दो तरह के मेन दृष्टिकोण है, एक है सीमित अवधारणा और एक विस्तृत अवधारणा। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वंश परंपरा का अर्थ बताइए सीमित अवधारणा में। तो लिमिटेड फॉर्म में अगर बात की जाए तो वंश परंपरा का अर्थ जो है सिंपल है, समानता। समानता का मतलब मनुष्य का बच्चा क्या होगा, एक बच्चा ही होगा, ठीक है। शेर या कुत्ते या बिल्ली का जो है बच्चा नहीं होगा, ठीक है। मनुष्य का बच्चा है तो वो एक बच्चा ही होगा, ठीक है। ये लिमिटेड अवधारणा है किसकी, वंश परंपरा की। अगर बात की जाए विस्तृत अवधारणा की, तो विस्तृत अवधारणा में जो है वंश में जो है परंपरा और असमानता दोनों में ही हो सकती है, ठीक है। मीन जो हमारा वंश है वो परंपरा के अकॉर्डिंग भी होगा, ठीक है, जो पीछे से चला आ रहा है, और जो अनइक्वल भी हो सकता है। मीन हम पूरे रूप से जो है सभी गुणों को ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है। संपूर्ण रूप से जो है हम सिर्फ कुछ ही जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको जेनेटिक रूप से एक्वायर करते हैं, और कुछ जो गुण होते हैं उनको हम कहाँ से जो है एक्वायर करेंगे, उनको अपने इन्वायरमेंट से, इनको अपनी सराउंडिंग से एक्वायर करते हैं, ठीक है। जो स्पेसिफिक क्वालिटी है वो तो हमें कहाँ से मिलती है, जीन से मिलती है, आनुवंशिक गुणों से मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे बात की जाए, नेक्स्ट है बच्चे में जो है गुणों का विकास के लिए जो है सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन होते हैं, जीन्स होते हैं, ठीक है, आनुवंशिक गुण जिसे कहा जाता है। और बच्चे के जो सेक्स डिटर्मिनेशन होगी, लिंग का निर्धारण होगा, ये भी कब हो जाएगा, ये हो जाएगा गर्भधारण के समय ही हो जाता है। और अगर बात की जाए टोटल गुणसूत्र की, गुणसूत्र आपके क्या होते हैं, क्रोमोजोम्स होते हैं। तो टोटल जो है 46 क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। और 23 पेयर्स का जो है क्या होता है, एक पेयर होता है, ठीक है। 23 का एक पेयर होता है, इन 23 + 23 कितने हो गए, टोटल 46 हो गए, ठीक है। और जो ये 23 होते हैं क्रोमोजोम, ये आपके कहलाते हैं सेक्स क्रोमोजोम, ठीक है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है, आई होप आपको यह हेरिडिटी के बारे में कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट हम करेंगे वंश परंपरा के सिद्धांत। तो डिफरेंट जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो है अलग अलग वंश परंपरा के सिद्धांत दे रखे हैं, हेरिडिटी के सिद्धांत दे रखे हैं, ठीक है। तो चलिए उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले है ये हमारे गोल्टन एंसेस्ट्रल लॉ। तो गोल्टन ने जो है गुणों के स्थानांतरण का नियम दिया है। मीन इन्होंने, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो बच्चे में जो गुण होते हैं, जो गुणों का ट्रांसमिशन होता
है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है कैसे जो है गुण जाते हैं, ठीक है। तो कितने कितने % जो है उनका शेयर रहता है। तो उन्होंने बताया है कि 50% जो है कहाँ से आते हैं, माता पिता से मिलते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। और 25% कहाँ से आएंगे, दादा दादी से आएंगे। और जो 12.5% है वो कहाँ से आएंगे, हमारे जो परदादा परदादी होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी बचते हैं वो वैसे ही इनके परदादा से पीछे वाली पीढ़ियाँ होगी उनसे वो गुण हस्तांतरित होते हैं। तो ये बात किसने कही है, गोल्डन एंसेस्ट्रल लॉ जो है ये कहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है सिद्धांत है डार्विन का सिद्धांत। तो डार्विन जो थे इन्होंने दे रखी है आपकी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन मीन प्राकृतिक चयन के द्वारा जो है जीवन का विकास होता है। इनके अकॉर्डिंग ये मानते हैं कि जो वातावरण से अनुकूलन के लिए जीवनधारियों में एक सतत संघर्ष चला हुआ है। मीन एक स्पीसीज, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हिरण है, ठीक है, हिरण की स्पीसीज है, ठीक है, और दूसरी कोई स्पीसीज है, ठीक है। तो हर स्पीसीज में, हर प्रजाति में जो है एक दूसरे से कंपटीशन रहता है। किसके लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, पानी के लिए, उनमें संघर्ष चला रहता है। और जो स्पीशीज है, जो प्रजाति है, इनमें जो है अच्छी तरीके से जो है अनुकूलन जो है एडजस्टमेंट सही तरीके से बिठा पाती है, वही जो है क्या आगे तक जाता है, ठीक है, मीन जीवित बचता है। और बाकी जो अनुकूलन नहीं कर पाते हैं अपने आप को वातावरण के अकॉर्डिंग, वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो डार्विन ने इसे योग्यतम की रक्षा का सिद्धांत कहा है। ये एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। योग्यतम की रक्षा का सिद्धांत किसने दिया है, सर्वाइवल ऑफ फिटनेस किसने दिया है, ये डार्विन ने दिया है, डार्विन ने, ठीक है। और वो कहते हैं कि परिवर्तन होता रहता है और अगली पीढ़ी को स्थानांतरित मीन ट्रांसफर होता रहता है, जो परिवर्तन होता है स्पीसीज में, ठीक है। तो ये है डार्विन का सिद्धांत। नेक्स्ट है मेंडल का सिद्धांत या मंडेल का सिद्धांत भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मेंडल ने जो था उन्होंने, ये ऑस्ट्रेलिया के एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, ठीक है। और उन्होंने जो था उन्हें आनुवंशिकी के जनक के रूप में माना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हेरिडिटरी के जनक के रूप में किसे माना जाता है, मेंडल को माना जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये। उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट किस पे किया, उन्होंने मटर के दाने के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो मटर के दानों का जो है उन्होंने क्या किया, मतलब बड़े मटर के दानों का, ठीक है, बड़े मटर के दानों का उन्होंने बोने मटर के साथ जो है उन्होंने क्रॉसिंग करवाया। और उन्होंने कहा कि जो आनुवंशिकी है, आनुवंशिक गुण है, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो अपना व्यक्तित्व कायम रखते हैं, ठीक है। मीन जो हेरिडिटी जो गुण वो एक अपने साथ लेके आते जा रहे हैं, वो आगे तक भी वो कंटिन्यू रहते हैं। तो ऐसा मेंडल ने कहा है, मेंडल के लॉ ने कहा है, ठीक है। तो आनुवंशिकी के जनक किसे माना जाता है, मेंडल को माना जाता है। नेक्स्ट है लेमार्क का सिद्धांत। तो लेमार्क का सिद्धांत है, ठीक है। तो लेमार्क ने जो है विकासवाद का सिद्धांत दिया है, ठीक है, आपने याद रखना है, ठीक है। तो वे कहते हैं कि जो प्राणी है, ठीक है, जो प्राणी है वातावरण से अपना अनुकूलन करते हैं। अनुकूलन मीन कस्टमाइजेशन, मीन वातावरण को अपने अकॉर्डिंग जो है रहने के लायक बनाते हैं, ठीक है। एनिमल्स कुड चेंज इट्स फिजिकल ट्रेट्स टू मेक बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का वो बेटर यूज करते हैं, ठीक है। और जीवधारी जो है मीन जो एनिमल्स हैं अपने आप में जो है सुधार लाता है, ठीक है, चाहे मनुष्य है, और अपने प्राकृतिक आवास को बदलता रहता है अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये सुधार जो जब वो करते हैं तो इसको अगली पीढ़ी को वो क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। और अगली पीढ़ी के बच्चे भी क्या करते हैं, उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये लेमार्क का सिद्धांत है। नेक्स्ट करेंगे हम, थोड़ा सा देख लेते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन मीन लिंग का निर्धारण, ठीक है। तो आपके जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये कब हो जाता है, आपके गर्भधारण के समय ही हो जाता है, ठीक है। तो मीन लड़का होगा ये लड़की होगी, ये कैसे डिसाइड होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपके XY क्रोमोसोम और XX क्रोमोसोम क्या है ये समझ लेने हैं। अगर XY क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, मीन जो आपके XY क्रोमोसोम किस में होंगे, ये होंगे आप मेल में, ठीक है। XY क्रोमोसोम किस में होंगे, मेल में होंगे। और जो आपके XX क्रोमोसोम है कि ये किस में होंगे, ये फीमेल में होंगे, ठीक है। मीन अगर XY क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं, ठीक है, ये क्रोमोसोम जब आपस में मिलते हैं,
ठीक है, कौन से XY क्रोमोसोम मिलेगा तो क्या होगा, लड़का होगा, और अगर XX क्रोमोसोम मिलते हैं आपस में तो क्या होगा, लड़की होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी सेक्स का डिटर्मिनेशन होगा, ठीक है, जो भी सेक्स का डिटर्मिनेशन होगा वो कैसे निर्धारित होगा, वो मेल से ही होगा। ठीक है, मेल ही जो है डिसाइड करता है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे मेल ले लीजिए, ठीक है, ये तो बच्चा है, ठीक है, तो मेल ही डिसाइड करता है कि मेल के जो क्रोमोसोम है वही डिसाइड करते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, क्योंकि जो फीमेल है उसके क्रोमोसोम तो सिर्फ XX हैं, और ये तो पता ही है कि XX होगा तो लड़की ही होगी। ठीक है, तो लड़का होगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये मेल का क्रोमोसोम डिसाइड करेगा। तो ये है सेक्स डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट है ट्विंस। ठीक है, तो ट्विंस देख लेते हैं कि ट्विंस जो है कैसे होते हैं। तो ट्विंस जो है दो प्रकार के होते हैं, एक आइडेंटिकल ट्विंस हो गए और एक फ्रैटर्नल ट्विंस हो गए। ठीक है, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, ठीक है, वो जो है सिंगल सेल से फर्टिलाइज होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर होंगे, एक जैसे देखने में होंगे, उनकी आदतें सेम होगी। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों सेम जेंडर के होंगे, अलग अलग जेंडर के हो सकते हैं, लड़का लड़की हो सकते हैं, ये दोनों लड़के हो सकते हैं, ये दोनों लड़कियां हो सकती है। ठीक है, सिंगल सेल से ये फर्टिलाइज होते हैं, जिसे मोनोजाइगोटिक कहा जाता है। मोनो मीन सिंगल, ठीक है, मोनोजाइगोटिक कहा जाता है, एक ही युग्मज से जो है ये बच्चे फर्टिलाइज होते हैं। तो ये हो गया आपका आइडेंटिकल ट्विंस। और अगर फ्रैटर्नल ट्विंस की बात करें तो फ्रैटर्नल ट्विंस मीन द्वियुग्मक इनको कहते हैं। ठीक है, और ये डाइजाइगोटिक जो है इनको कहा जाता है, मीन जो एक सेल से नहीं बल्कि अलग अलग सेल से जो है फर्टिलाइज होते हैं। ठीक है, दो सेल होंगे, ठीक है, उनसे जो है बच्चे जो है जन्म लेंगे। ठीक है, देखने में अलग भी हो सकते हैं और ये सेम भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी आदतें सेम नहीं होगी। ठीक है, और सेम सेक्स भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिफरेंट सेक्स के भी ये हो सकते हैं। तो आई होप आपको ट्विंस जो है, आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रैटर्नल ट्विंस जो है, इनमें डिफरेंस समझ आया होगा। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी। अब हम देखते हैं कि जो हेरिडिटी है, आनुवंशिकता है, उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और जो हमारे बुद्धि है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। तो शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि इफेक्ट ऑफ फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स जो है हेरिडिटी जो है कैसे प्रभावित करती है। बच्चों का रंग रूप, हमारे आकार आ गया, शारीरिक गठन में हमारे हाइट, ठीक है, और आंखों का रंग, बालों का रंग, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि। ठीक है, तो इन सभी के निर्धारण में किसका हाथ होगा, इन सभी के निर्धारण में हमारे आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स। और बालक के आनुवंशिक गुण जो है उनकी वृद्धि और विकास को भी प्रभावित करते हैं। जी हाँ, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है, जो हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। ठीक है, तो उसको भी हेरिडिटरी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। फ्रेंड्स, आपने एक दिमाग में बात बिठा लेनी है कि बच्चे के विकास और वृद्धि को सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं प्रभावित करता है, ना हेरिडिटरी अकेले करेगी ना इन्वायरमेंट अकेले करेगा, दोनों जो है मिलके जो है एक बच्चे के विकास और वृद्धि को प्रभावित करते हैं ये। ठीक है, और यदि बालक के माता पिता गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा ही होगा, यदि काले हैं तो ये बच्चे भी काले होंगे। तो ये हेरिडिटरी जो है निर्धारित करती है। ठीक है, अगर कोई आनुवंशिक गुणों के कारण अगर कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा होशियार है या फिर सुंदर है, ठीक है, तो कोई बच्चा क्या हो सकता है, तो कोई बच्चा शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कमज़ोर भी हो सकता है। तो ये कौन डिसाइड करेगा, आनुवंशिक गुण ही डिसाइड करते हैं। कुछ बच्चे जन्म से ही जो है दुबले पतले होते हैं, कमज़ोर होते हैं। ठीक है, किसी प्रकार की उनको शारीरिक जो है फिजिकली जो है रूप से डिसेबल होते हैं। तो उनकी तुलना में क्या होता है, जो बच्चे स्वस्थ होते हैं और बिल्कुल सामान्य होते हैं तो उनका विकास उनसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और अगर शारीरिक जो कमियां होती हैं उनका स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि वृद्धि और विकास पर भी बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो फिजिकली जो है फिट होना बहुत ही ज़रूरी है बच्चे के लिए। शारीरिक जो विकास है, फिजिकली डेवलपमेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकली डेवलपमेंट का बच्चे के बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं, चाहे कोग्निटिव है, सोशल है, फिजिकल है, इन सभी पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और ये आपके इमोशनल फैक्टर है या एथिकल है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस, बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा हेरिडिटरी का। तो देखिए, बुद्धि तो आपको पता है, बुद्धि क्या होती है, मीन जो
अगर हमारे दिमाग में किसी चीज़ को सीखने की योग्यता है, हम अपने आप को खुद को जो है लाइफ में एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई डिसीजन ले रहे हैं, हम अच्छे से डिसीजन लेने में सक्षम हैं, तो ये सब हमारी क्या है, ये हमारी बुद्धि है, ठीक है। तो जिस बच्चे के सीखने की गति अधिक होती है, ठीक है, जो बच्चा ज़्यादा स्पीड से सीख रहा है उसका मानसिक विकास भी ज़्यादा जल्दी होगा, ठीक है। और जो गोडार्ड है, गोडार्ड का मत है कि उनके अकॉर्डिंग ये मानते हैं कि मंदबुद्धि माता पिता के जो बच्चे हैं वो मंदबुद्धि ही होंगे, और जो तीव्र बुद्धि वाले माता पिता हैं उनके बच्चे भी तीव्र बुद्धि वाले होंगे। ये कौन मानते हैं? ये गोडार्ड का मत है, पूछ लेते हैं, कई बार एग्जाम में आ जाता है ये, ठीक है। तो बालक जो है अपने परिवार, समाज, विद्यालय में अपने आप को किस तरह से एडजस्ट कर रहा है, ये सब किस पर डिपेंड करेगा? उसकी बुद्धि पर ही डिपेंड करेगा, उसकी इंटेलिजेंस पर ही डिपेंड करेगा। तो बालक के जो इमोशन है, तो इमोशंस का भी बच्चे के बाकी एस्पेक्ट्स पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये हम पहले भी जो है थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाकी संवेग और इमोशंस और मोटिवेशन है, ये चैप्टर अलग है, इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा अपनी इमोशन पे कंट्रोल नहीं है तो ठीक है, तो इससे हमारा बाकी जो विकास के एस्पेक्ट्स हैं, सामाजिक और मानसिक विकास है, तो इन पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चा गुस्से में है, ये डरा हुआ है, ये बच्चे में ईर्ष्या की भावना है, तो इन सबका विकास जो है इनका सबका प्रभाव सबसे ज़्यादा अधिक किस पे पड़ेगा? बच्चे के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगर इमोशनली रूप से हम स्ट्रोंग नहीं हैं तो हम अच्छे तरीके से बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर सकते, किसी भी कार्य में उनका मन नहीं लगता है, और उनका मानसिक विकास भी क्या होगा? प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये है इंटेलिजेंस पर जो है हमारी हेरिडिटरी का इफेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको हेरिडिटरी के बारे में जो है कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अभी हम करने वाले हैं मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट का भी जो है बच्चे के जो विकास है, वृद्धि है, उस पर इफेक्ट जो है बराबर पड़ता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट क्या है? बच्चे की सराउंडिंग है, ठीक है, बच्चे के आसपास का वातावरण, जहाँ रह के जो है बच्चा पला बड़ा होता है, जहाँ चीज़ों को सीखता है, एडजस्टमेंट करना सीखता है, इंटरेक्शन करता है सोसाइटी के साथ, ठीक है। तो वातावरण क्या है? एक मिनट, तो वातावरण क्या है? एक तरह से आपका पर्यावरण और दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो पर्यावरण जो है आपका दो शब्दों से, वातावरण आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। या वातावरण को पर्यावरण भी कहते हैं, परि और आवरण, ठीक है। परि का अर्थ होता है चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है घिरा होना। मीन ऐसा पर्यावरण जो चारों ओर से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। हमें पता है कि मनुष्य जो है जल, वायु, वनस्पति और पहाड़, नदी आदि चीज़ों से घिरा हुआ है, और यही सब मिलकर क्या करते हैं? उसके पर्यावरण का निर्माण करते हैं, ठीक है। और आपको पता है जो हमारा पर्यावरण है, ठीक है, जो वातावरण है, इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नर्चर, ठीक है, पोषण या पालन पोषण के नाम से इसको जाना जाता है। और मानव के विकास में जितना योगदान आनुवंशिकता का है, हेरिडिटरी का है, उतना ही योगदान बच्चे के इन्वायरमेंट का भी है, ठीक है। इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर सब देख लेते हैं। तो इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर जो है डिफरेंट हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, बाद में इनके अलग से पढ़ेंगे। फिजिकल इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, सोशल फैक्टर्स हो गए, ये अलग से पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा ओवरव्यू पहले हम ले लेते हैं इन्वायरमेंट फैक्टर का, ठीक है। तो गर्भ अवस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक जो है अनेक प्रकार की घटनाएं व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है, उसका विकास है, उसको प्रभावित करेगी, ठीक है। और अगर गर्भ अवस्था में माता को जो है एक अच्छा जो है एक माँ का अच्छा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जो है होना चाहिए, ताकि गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसका विकास भी अच्छा हो सके, ठीक है। अगर माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो बच्चे का स्वास्थ्य भी कैसे अच्छा हो सकता है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। और अगर बात की जाए जीवन की घटनाओं का, तो जीवन की घटनाएं जो है भी बच्चों के विकास को जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है, ठीक है। यदि जो है बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, ठीक है, तो मीन उसका विकास अच्छा नहीं हो सकता है। अगर बच्चे के साथ बढ़िया व्यवहार हुआ हो, उसका इन्वायरमेंट अच्छा रहा हो, घर में जो है बिल्कुल प्रेम भाव स्नेह खूब मिला हो, तो उस बच्चे का विकास भी बड़ा ही अच्छा होता है, ठीक है। और जिस बच्चे के माता पिता ने उसको बचपन में ही छोड़ दिया है, या फिर ठीक है, या फिर माता पिता ने छोड़ दिया है, या फिर माँ ने छोड़ दिया है, तो वो बच्चे जो है माँ बाप के प्यार के लिए तरसते हैं, और उस स्थिति में क्या होता है, उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है, ठीक है फ्रेंड्स।
और अगर बच्चे का जन्म जो है किस परिवेश में हुआ है, किस वातावरण में हुआ है, और वह किन लोगों के साथ रह रहा है, इन सब का जो है उसके विकास पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स, जो संत वर्ड आ रहा है ये थोड़ा सा ऐप में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा जब मैं टाइप करती हूँ तो ये वर्ड जो है ऑटोमेटिकली टाइप होके आ जाता है, तो ये आपको कई बार देखने को मिलेगा, मैंने पहले भी मेंशन किया था ये। तो चलिए, तो बच्चा जिस परिवेश में पला बड़ा है उन सब का प्रभाव भी बच्चे के विकास पर पड़ता है। ठीक है, अगर बच्चे का आसपास का पड़ोस अच्छा नहीं है, वहाँ पे पोल्यूशन है, या उस बच्चे को सही प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है पढ़ाई के लिए, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, बच्चे का विकास पर जो है बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल या जो है प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो और बच्चे की जो सामाजिक व आर्थिक स्थिति है उसका भी बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। मेन अगर बच्चे का परिवार, माता पिता के पास जो है कमाने का सोर्स नहीं होगा तो वो उसको अच्छी एजुकेशन, अच्छी सुविधाएं नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए शहर के अमीर बच्चों की या गांव के बच्चों की, गांव के बच्चे, ऐसी बात नहीं कि शहर में अमीर बच्चे होते हैं, गांव में भी अमीर बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनके तुलना में जो है गरीब बच्चों की तुलना में जो है शहर के अमीर बच्चों का विकास और सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण उनको अच्छा मिलता है, और उनका विकास भी बहुत ही बढ़िया से होता है, क्योंकि उनको अच्छे स्कूल और अच्छे फैसिलिटीज़, करिकुलम एक्टिविटीज़, को करिकुलम एक्टिविटीज़, उनको जो भी पढ़ाई के जो भी साधन हैं सारे उपलब्ध उनके लिए होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है इन्वायरमेंट के फैक्टर जो मेन पॉइंट्स हैं वो उसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है इन्वायरमेंटल का आपका फिजिकली फैक्टर्स। तो फिजिकली फैक्टर्स मीन आपका जहाँ पे हम पले बड़े हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर सारा। तो फिजिकली जो है भौतिक परिस्थितियाँ आती हैं, प्राकृतिक और भौतिक परिस्थितियाँ। मीन आपको पता है कि हमारे मनुष्य के विकास पर जो है जलवायु का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जलवायु मीन जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का पानी और हवा, ठीक है, जहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ती है या फिर अधिक गर्मी पड़ती है तो मनुष्य का विकास जो है अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, अगर बात करूँ ठंडे प्रदेशों की, तो ठंडे एरिया में जो है व्यक्ति सुंदर गोरे होते हैं, ठीक है, और स्वस्थ और बुद्धिमान होते हैं और धैर्यवान होते हैं। और अगर बात की जाए गर्म क्षेत्र के लोगों की, तो वहाँ के लोग थोड़ा ब्लैक होंगे, थोड़ा सा उनका एग्रेसिव नेचर होगा, चिड़चिड़े होंगे, ठीक है, और आक्रामक स्वभाव के होते हैं। तो ये बात की गई है यहाँ पे आपके भौगोलिक जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, भौतिक फैक्टर हैं फिजिकली फैक्टर्स की। तो नेक्स्ट की बात की जाए सोशल फैक्टर्स की, तो सोशल फैक्टर में हमारे सामाजिक कारक आते हैं। ठीक है, समाज में हम रहते हैं, क्योंकि हम एक जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, एक बंद डिब्बे में नहीं रहते हैं, हम समाज के डिफरेंट लोगों के साथ जो है हमारा इंटरेक्शन होता है, ठीक है, और बच्चे के विकास पे जो है समाज का एक बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हमारे सामाजिक व्यवस्था कैसी है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, हमारे जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ की कस्टम, ठीक है, और रिलीजन कैसा है, और वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं। बहुत सी तत्व हैं जो मनुष्य के सभी एस्पेक्ट्स हो, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है, भावात्मक है या आपका बौद्धिक है, इन सबको किसी ना किसी तरह से प्रभावित करते हैं सोशल फैक्टर। ठीक है, तो जैसा बच्चा आसपास देखेगा वैसा ही सीखेगा वो, ठीक है, जैसे उसके रीति रिवाज होंगे, जैसे उसकी धार्मिक शिक्षा उसको दी जाएगी, धार्मिक जो उसको गुण हैं बच्चों को घरों से मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं, ठीक है। धार्मिक शिक्षा वैसे दी नहीं जाती है अलग से, ओके, ये सिर्फ एक तरह से सिखाया जाता है बच्चों को कि उनके सिर्फ ये सिखाया जाता है कि सभी धर्म जो है उनके लिए एक है, उनको सभी धर्मों की पूजा करनी है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर, जो है इकोनॉमिकल फैक्टर्स तो आपको पता है, ठीक है, इकोनॉमी मीन पैसे से रिलेटेड है ये, आर्थिक, ठीक है, तो धन से केवल जो है आपको पता है केवल फैसिलिटी ही नहीं मिलती है, ठीक है, तो अगर पैसा होगा तो हम जो है अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमारे शरीर को विकास के लिए वेस्ट होती है, ठीक है, खाने पीने की चीज़ें जो हैं, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम खरीद सकते हैं पैसों से। तो आर्थिक पर वातावरण भी मनुष्य की जो बौद्धिक क्षमता है उसको प्रभावित करता है मेंटली रूप से। जी हाँ, अगर बच्चे के पास जो है उनको शारीरिक विकास के लिए ध्यान रखने के लिए ही उसके पास सोर्सेज नहीं होंगे तो वो मेंटली रूप से भी सही नहीं होगा और उसका सामाजिक विकास भी बिल्कुल सही नहीं होगा, ठीक है। और जो धनहीन व्यक्ति है, ये तो सच है कि जो धनहीन व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं है उसका सर्वांगीण विकास बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट है कल्चरल फैक्टर। तो कल्चरल फैक्टर में सांस्कृतिक, जो हमारी संस्कृति कैसी है, ठीक है, जहाँ बच्चा रह रहा है, ठीक है, तो जो धर्म है और संस्कृति है मनुष्य के विकास को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। हमारे खाने पीने का ढंग, रहने का ढंग, पूजा करने का ढंग, हमारे कोई फेस्टिवल मनाते हैं, कोई संस्कार आदि हमारी क्या है, संस्कृति है ये, ठीक है। तो जिन संस्कृतियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शामिल होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मीन जिनमें जो है हम बिल्कुल लॉजिकली सोचते हैं, ठीक है, मीन जो फैक्ट बेस पे सोचते हैं, वहाँ पे तो विकास ठीक ढंग से हो जाता है। लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है अंधविश्वास की और रूढ़िवादिता की, तो वहाँ पे जो है थोड़ा विकास, समाज का विकास जो है थोड़ा संभव नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन और इफेक्ट ऑफ हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट देख लेते हैं। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या रहेगी, ठीक है, एक टीचर्स को जो है स्कूल में जो है कौन कौन से फैक्टर्स जो है उनका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो एक टीचर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि उसको सबसे पहले तो हेरिडिटरी और जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमने अभी फैक्टर पढ़े हैं, इन सब फैक्टर के बारे में एक टीचर को ज्ञान होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं। तो बालक के विकास के लिए हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट का महत्व ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से एक मोटरसाइकिल के लिए इंजन और पेट्रोल का समान महत्व होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मोटर कार को चलाने के लिए इंजन और पेट्रोल दोनों ही चाहिए। उसी तरह से बच्चे के विकास के लिए भी हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट दोनों ही ज़रूरी होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से आत्मा और शरीर का संबंध है उसी तरह से हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट का संबंध है, ठीक है। अगर बात की जाए तो जो हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट है ये परस्पर निर्भर हैं, म्यूचुअली डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के पूरक हैं और सहायक हैं और सहयोगी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने ये याद रखना है। तो बच्चों को जो भी मूल प्रवृत्तियां मीन जो भी उसको गुण जो है बच्चों को मिले होते हैं अपने वंश से, उनका विकास कहाँ होगा, उनका विकास होगा बच्चे के वातावरण में, ठीक है। जैसे कि अगर बालक में बौद्धिक शक्ति नहीं है, अगर उसमें बुद्धि नहीं है, तो बढ़िया से बढ़िया भी अगर उसको एनवायरनमेंट आप दे दो तब भी उसका मानसिक विकास नहीं होगा, क्योंकि उसको हेरिडिटरी रूप से ही वो चीज़ नहीं मिली है, ठीक है। और एक शिक्षक जो है, जो टीचर है, उसको आनुवंशिक और पर्यावरण की जानकारी बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद करती है। एक टीचर जो है अगर इनकी जानकारी रखता है तो उसको ये आसानी से पता लगा सकता है कि बालक क्या है, वो क्या कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, और उसका पर्याप्त विकास जो है अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो वो कैसे जान पाएगा एक टीचर, वो तभी जान पाएगा जब उसको ये आनुवंशिक और पर्यावरण के जो हमने घटक और जो फैक्टर हमने ऊपर पढ़े उनकी जानकारी उसको अच्छे से होगी, ठीक है फ्रेंड्स। और एक शिक्षक के लिए जो है बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी प्रकार के पहलुओं का ज्ञान होना आवश्यक है, जी हाँ, ताकि बच्चे की जो समस्याएं हैं उनका समाधान किए जा सके। क्योंकि आपको पता है इन सभी पर जो है, ये सभी फैक्टर हैं, इन सभी पर किसका प्रभाव पड़ता है, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। और बच्चे को समझकर ही उसे जो डायरेक्शन है वो देनी चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। क्योंकि एक कक्षा में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं सभी एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है, सभी शारीरिक और मानसिक रूप से अलग अलग होते हैं, ठीक है। और अगर क्योंकि शारीरिक विकास किससे जुड़ा हुआ है, मानसिक विकास से जुड़ा हुआ है, जिसका मानसिक विकास अच्छा होता है उसकी शिक्षा भी अच्छी होती है। और अगर बात की जाए यहाँ पे विद्यालयों में पाई जाने वाली जो अनुशासनहीनता है, कुछ बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा अनुशासनहीन होते हैं, ठीक है, ओबे नहीं करते हैं, आगे का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसका कारण क्या हो सकता है, बच्चे का परिवेश हो सकता है, ठीक है, बच्चे का वातावरण हो सकता है। लेकिन वातावरण को अकेले ही हम जिम्मेवार नहीं ठहराएंगे, बल्कि जो उसका वंशानुक्रम है, उसकी जो हेरिडिटरी है, उसका भी बराबर रोल होता है बच्चे की अनुशासनहीनता के लिए, ठीक है। जो गुण उसको मिले हैं, ठीक है, तो वैसे ही गुण वो आगे कंटिन्यू रखता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो आनुवंशिकता और पर्यावरण के जो है उनका जो बालक के विकास पर जो पड़ने वाले प्रभाव हैं उनका ज्ञान एक टीचर के लिए होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो है उसके अकॉर्डिंग शिक्षक जो है स्कूल में उन बच्चों को एक अच्छा माहौल उनको प्रोवाइड कर सके और छात्रों के जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, उसमें जो है जैसे टीचर चाहता है परिवर्तन करना वैसे परिवर्तन उनमें लाया जा सके और उनका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको बेहतर बनाया जा सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से जो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन रहती है, ठीक है, एक टीचर के लिए हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट के फैक्टर्स का बहुत ही ज़्यादा ज्ञान होना ज़रूरी होता है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो अभी हम करेंगे इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं वो करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, तो आपने ध्यान से पढ़ने हैं ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वंश परंपरा से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन है, व्यक्ति में पिता पुरखों के गुण, पिता पुरखों के गुण अकेले नहीं होते हैं, वे गुण जो अस्तित्व में हो और निषेचन के समय विद्यमान हो। किसी व्यक्ति में माता पिता दोनों के गुणों का होना, माता पिता के दोनों ही गुण नहीं होते हैं, बल्कि आपको पता है इसमें हमारे दादा परदादा सभी के गुण शामिल होते हैं। बालक में दादा दादी के गुण विद्यमान हो, ये अकेले ही नहीं होते हैं, दादा दादी के नहीं बल्कि माता पिता और परदादा परदादी के भी गुण इसमें विद्यमान होते हैं। तो वंश परंपरा क्या है? वंश परंपरा है वे गुण जो अस्तित्व में हो, ठीक है, और निषेचन केस में विद्यमान हो, मीन फर्टिलाइजेशन केस में वो गुण विद्यमान हो, मीन ऐसे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चले आ रहे हो, ठीक है। तो वंश परंपरा क्या है? ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट है, वंश परंपरा की संकीर्ण अवधारणा क्या है? तो संकीर्ण अवधारणा में हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, हमने वंश परंपरा की दो अवधारणाएं पढ़ी थी, एक आपकी सीमित और दूसरी आपकी असीमित, ठीक है। तो सीमित में हमने क्या पढ़ा था कि जो मानव की संतान होगी वो एक बच्चा ही होगी, ठीक है, किसी कुत्ते बिल्ली का बच्चा नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा कि मानव की संतान शिशु होगी, कुत्ता नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट है, गुणों के विकास के लिए उत्तरदायी कौन है? तो गुणों के विकास के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन होते हैं? तो गुणों के विकास के लिए माता पिता, कोशिकाएं, गुणसूत्र, जनन कोश। तो इनका राइट आंसर है आपके गुणसूत्र, ठीक है, क्रोमोसोम, ठीक है, जो हमारे हेरिडिटरी जो गुण होते हैं, ठीक है, जीन्स जिनको कहते हैं, यही जो है उत्तरदायी होते हैं गुणों के विकास के लिए। आपको पता है टोटल 46 जो है क्रोमोसोम होते हैं और 23 का एक पेयर होता है, ठीक है, और जो 23 होता है इसको क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, शिशु का लिंग निर्धारण कब जो है कब सुनिश्चित होता है? यहाँ पे तब नहीं, यहाँ पे कब कर लेना, कब सुनिश्चित होता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन कब हो जाती है? तो सेक्स डिटर्मिनेशन फ्रेंड्स आपकी होती है जब जो है आपका फर्टिलाइजेशन जो है संगम या गर्भधारण के समय हो जाती है, ठीक है। तो गर्भधारण के समय जो है सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है, ठीक है। XY क्रोमोसोम जो है मेल में होते हैं और XX क्रोमोसोम फीमेल में होते हैं, ठीक है। जब ये क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं, ठीक है, अगर XX का होगा तो ये आपकी यहाँ पे फीमेल जो है फीमेल होगी, ठीक है, जो बच्चा होगा वो फीमेल बेबी होगा, ठीक है। और जब X और Y क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं तो ये मेल जो है आपका मेल बेबी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो संगम या गर्भधारण किसमें शिशु का लिंग निर्धारण सुनिश्चित हो जाता है। नेक्स्ट है, विभिन्न गुणों के स्थानांतरण का परिगणन संबंधी अध्ययन किसने किया है? तो ये आपको पता है, ये हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, ये दिया है आपका गॉल्टन ने दिया है, एंसेस्ट्रल लॉ, ठीक है, गॉल्टन ने दे रखा है। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज भी कहा जाता है इसको, ठीक है। एंसेस्ट्रल लॉ मतलब जो आपके पैतृक गुण होते हैं, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे होते हैं। नेक्स्ट है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है ये पुस्तक लिखी है किसने? ये लिखी है चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ये वही है, सॉरी हाँ, चार्ल्स डार्विन जो है आपके ये नेचुरल जो है आपके सिलेक्शन जो बुक किसने लिखी है? चार्ल्स डार्विन ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन लिख लेना 1 2 3 करके। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, चार्ल्स डार्विन। तो गॉल्टन के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार किसी प्राणी में माता और पिता के कारण वंश परंपरा का कितना अनुपात होता है? तो गॉल्टन ने माता पिता के लिए जो परसेंटेज दे रखी है वो कितनी दे रखी थी? 50% माता पिता से, 25% दादा दादी से, 12.5% परदादी से और बाकी जो बचते हैं उससे पीछे वाली पीढ़ियों से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 50%। ओके। आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकी का जनक जो है फादर ऑफ हेरिडिटरी जो है माना जाता है आपके ऑप्शन नंबर 2, ये आपके मंडेल, ठीक है। नेक्स्ट है, योग्यता की रक्षा सर्वाइवल ऑफ फिटनेस का सिद्धांत किसने दिया है? तो सर्वाइवल ऑफ फिटनेस किसने दे रखी है? हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, प्रिंसिपल पढ़े थे हमने हेरिडिटरी के। तो ये दे रखी है सर्वाइवल ऑफ फिटनेस, डार्विन जो है, डार्विन ने जो डेवलपमेंट सिद्धांत दिया है वो उसमें बताया गया है कि सर्वाइवल ऑफ फिटनेस का सिद्धांत।
और डार्विन ने जो है आपकी बुक लिखी है, ठीक है। डार्विन की बुक भी याद रखनी है आपने, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट है पर्यावरण या वातावरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो वातावरण उन सभी बाहरी कारकों को कहते हैं जो तब से मनुष्य पर प्रभावी रहते हैं जब से उसने जीवन शुरू किया है। कौन से कारक हैं वातावरण? हमारे बाहरी कारक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर होगा, ठीक है। तो पर्यावरण के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे साइकोलॉजी आप पढ़ रहे हो तो साइकोलॉजी के बेस पे जो है हमने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के जो है पर्यावरण की परिभाषा देनी है, ठीक है। आपने ये नहीं टिक कर देने की चारों ओर के वायुमंडल को पर्यावरण कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जियोग्राफी नहीं चल रही है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। सामाजिक वातावरण में सम्मिलित है, तो सामाजिक वातावरण में क्या कहता है? सामाजिक वातावरण में बच्चे के माता पिता, परिवार के सदस्य, उसके संबंधी, मित्र, पड़ोसी, अध्यापक और समाज, ये सारे ही किस में आ जाते हैं? सामाजिक वातावरण में। सोशलाइजेशन जो चैप्टर है नेक्स्ट हम करेंगे वो, उसमें आप इनको डीपली जानोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो सामाजिक वातावरण में उपरोक्त सभी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों में शरीर की बनावट, चरित्र, स्वभाव, उसकी अभिवृत्ति, ठीक है, जो उसका फिजिकली उसका जो फिजिक है, ठीक है, उसका करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका एटीट्यूड्स हैं, ठीक है, और पारिवारिक गुणों की विभिन्नता क्यों होती है, वो तो आपको पता है। इसके लिए जो 2 फैक्टर है वो सबसे मेन है, हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट, ठीक है। तो वंश परंपरा और वातावरण के कारण उनमें विभिन्नता होती है। तो नेक्स्ट है विविधता के नियम का सिद्धांत क्या है? तो लॉ ऑफ वेरिएशन। तो फ्रेंड्स लॉ ऑफ वेरिएशन क्या होता है? लॉ ऑफ वेरिएशन होता है मीन जिसमें क्या हो रहे हैं? बदलाव हो रहे हैं, ठीक है, एक जैसे नहीं रहते हैं, ठीक है। तो बच्चे अपने माता पिता का ठीक ठाक प्रतिरूप नहीं होते हैं, बच्चे अपने माता पिता का ठीक ठाक प्रतिरूप होते हैं, मीन सेम होते हैं, देख जैसे कि मम्मी पापा है वैसे ही बच्चे होंगे, या काले माता पिता के बच्चे काले होते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लॉ ऑफ वेरिएशन आपने यहाँ पे समझ लेना है। लॉ ऑफ वेरिएशन का मतलब है बच्चे अपने माता पिता का ठीक ठाक प्रतिरूप नहीं होते, मीन सेम एज इट इज देखने में नहीं होते हैं। आपने भी देखा होगा हमारे पेरेंट्स, अपीयरेंस उनकी देखी होगी और खुद की देखी होगी, हम बिल्कुल भी सेम नहीं होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं, ठीक है, मिक्स्ड क्वालिटी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है एक निषेचित या फर्टिलाइज्ड अंडे में शुक्राणुओं के कितने जोड़े होते हैं? तो हमने कितने जोड़े पढ़े थे? 46 टोटल क्रोमोसोम होते हैं और एक जोड़ा हमने 23 क्रोमोसोम का पढ़ा है, ठीक है। तो 23 जोड़े, ठीक है, कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं ये, ठीक है, मीन एक जोड़े में जो है आपके 23 क्रोमोसोम आते हैं। तो 23 का एक पेयर होता है। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाते हैं? तो यहाँ पे आपने देखना है, तो बच्चे के विकास में जो है आपने याद रख लेना है 2 महत्वपूर्ण, वंश परंपरा या वातावरण, वंश परंपरा और वातावरण दोनों। तो वंश परंपरा अकेले नहीं भूमिका निभाता है, ना ही वातावरण अकेले होता है, बल्कि जो वंश परंपरा और वातावरण दोनों ही जो है इकट्ठे मिलके भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। यह परिभाषा किसने दी? वातावरण में वे सब बाहरी कारक आते हैं जो तब से मनुष्य पर प्रभावी रहते हैं जब से उसने जीवन शुरू किया है या आरंभ किया है। तो एज इट इज परिभाषा भी एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, तो ये परिभाषा दे रखी है वुडवर्थ ने। जी हाँ, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। व्यक्तित्व विकास में ब्लैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो बच्चे के व्यक्तित्व का विकास, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा विकास जो है भूमिका कौन अदा करते हैं? 2 ही फैक्टर हैं, आनुवंशिकता और वातावरण, ठीक है, अलग अलग से तो नहीं करेंगे, ये थर्ड पढ़ लेते हैं, आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण। जी हाँ, इन दोनों का मिश्रण जो है एक बच्चे के व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? तो हमने ऊपर हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड फैक्टर पढ़े हैं, ठीक है। तो इसमें बताना है कि जो हेरिडिटरी आनुवंशिकता है उससे संबंधित कारक कौन सा है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, आंखों का रंग है, सामाजिक गतिविधियाँ या जो समकक्ष है व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न। तो इसमें जो है आनुवंशिक गुण जो है वो सिर्फ आपके आंखों का रंग है। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्लैंक के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आधार देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि
एक के अतिरिक्त सभी जो है वातावरणीय कारक, यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है पूछे हैं आपके, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर आपने यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो पौष्टिक की गुणवत्ता, ठीक है, पौष्टिक आहार, हमारे कल्चर, शिक्षा की गुणवत्ता, ये सारे जो है कौन से फैक्टर हैं, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है। और जो शारीरिक गठन है ये आपका फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, जो इसमें नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता को ब्लैंक सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवंशिकता को जो है आपने कौन सी संरचना माना जाता है, हमने पढ़ा है कि ये एक तरह से स्टैटिक है। आनुवंशिक जो है एक स्टैटिक संरचना है, सामाजिक संरचना है। ठीक है, और जो आपका एक बात याद रखनी है, जो इन्वायरमेंट है वो आपका वेरिएबल डायनामिक है। ठीक है, डायनामिक फैक्टर है। ठीक है, और जो आनुवंशिक है वो स्टैटिक है। तो आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे जो गुण पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है, और जो आपका इन्वायरमेंट है वो डायनामिक है, जिसमें हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं ये स्टैटिक और डायनामिक। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है, तो ये केवल आनुवंशिकता का है, ये पालन पोषण और शिक्षा का है, या आनुवंशिकता और वातावरण की अंतरक्रिया क्या है, ये केवल वातावरण का है। तो आपको पता है जो मानव व्यक्तित्व का जो परिणाम है वो दोनों की इंटरेक्शन है, किसकी, हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट की इंटरेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है, माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं। तो माता पिता से जो संतान को गुण प्राप्त होते हैं उनको वंश कहेंगे, या वंशानुक्रम कहेंगे, या वातावरण कहेंगे, इनमें से कोई नहीं, तो उसको कहेंगे हम वंशानुक्रम। वंशानुक्रम मतलब आपकी हेरिडिटरी। ठीक है, तो हेरिडिटरी क्या होती है, जो गुण माता पिता से संतान को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिकता पर प्रभाव है। तो कौन सा पूछा है यहाँ पे, कौन सा फैक्टर किसी बच्चे की आनुवंशिकता को प्रभावित करता है। ठीक है, तो बच्चे के शारीरिक लक्षण, उसकी बुद्धि, उसका चरित्र। तो फ्रेंड्स ये सारे ही फैक्टर जो हैं बच्चे के आनुवंशिक हेरिडिटरी जो है किसी बच्चे पर जो है आनुवंशिकता का वो प्रभाव होते हैं। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स, शारीरिक लक्षण, बुद्धि और चरित्र, वो हमने आपके हेरिडिटरी फैक्टर्स में पढ़ा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, आपकी कक्षा का एक छात्र है जो बुद्धि से बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है लेकिन शरीर से कमज़ोर है। आप उसके पिता से मिलते हैं तथा देखते हैं कि उसके पिता भी बुद्धि से तो श्रेष्ठ हैं किंतु शरीर से काफ़ी कमज़ोर हैं। आपके अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है। तो भाई क्या पौष्टिक भोजन का अभाव है। ठीक है, मेन बच्चा जो है बच्चे का पिता और बच्चे दोनों ही बुद्धि से तो अच्छे हैं, दिमाग से तो ठीक है, दिमाग अच्छा चलता है लेकिन शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है। तो उसका सिर्फ एक ही प्रभाव है, वो है हेरिडिटरी का प्रभाव। आनुवंशिकता जो है हेरिडिटरी है, उसके जो गुण मिले हैं उनको, ठीक है, मीन जैसे गुण पिता में है वैसे ही गुण बच्चे में जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर है। अब इन दोनों का जो है यहाँ पे परस्पर जो कोऑर्डिनेशन पूछा है कि आनुवंशिकता तथा वातावरण क्या है आपस में, तो ये निर्भर है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के बिना जो है ये अलग नहीं है। दोनों जो है एक साथ जो है प्रभावित करते हैं बच्चे की डेवलपमेंट और उसके ग्रोथ को। ठीक है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है ये, एक दूसरे के सहयोगी है ये, मीन के तीनों ही हैं आपके। ठीक है, तो ये सभी जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। ठीक है, इनडिसिप्लिन चाइल्ड है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या अपनाएंगे। तो अब हम जो है कैसे इस समस्या को सुलझाएंगे। उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसकी सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। क्या छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वो कक्षा में अनुशासनहीनता को नहीं छोड़ देता, या स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे, या उसके इलाज के लिए किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। तो सबसे पहले तो अगर बच्चा कक्षा में अनुशासनहीन है तो एक टीचर को जो है वो कारण जानना चाहिए। ठीक है, कि किस वजह से वो अनुशासनहीन है। तो उसको टीचर को तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसके जो हेरिडिटरी है, उसके जो इन्वायरमेंट है उनका पता लगाना चाहिए, और पता लगाने के बाद उसका सही मार्गदर्शन करना चाहिए। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है, आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व कौन से हैं। ठीक है, तो
आपको पता है बच्चे के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, उसकी क्षमता के बारे में जानना चाहते हो, उसके विकास के बारे में अच्छे तरह से जानना चाहते हो, तो उसके लिए हमें किनका ज्ञान होना चाहिए? वंश और वातावरण, इन दोनों का ज्ञान होना चाहिए। तो दोनों ही राइट आंसर है, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र जो है केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफी विभिन्नताएं देखते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? ठीक है, दोनों अलग अलग स्टेट के हैं बच्चे, एक हिमाचल का तो एक केरल का है। दोनों का रंग अलग है, स्वभाव अलग है, देखने में अलग है और बहुत सी विभिन्नताएं उनमें है। तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो आपको पता है इसका मुख्य कारण हो सकता है उसका वातावरणीय प्रभाव, उसका इन्वायरमेंट। ठीक है, हमने पढ़ा था इन्वायरमेंट फैक्टर्स, इन्वायरमेंट फैक्टर हमने डिफरेंट जो पढ़े हैं। ठीक है, चाहे वो भौतिक कारक हैं, चाहे वो उसके आसपास के कारक हैं, तो इन सब का प्रभाव पड़ता है बच्चे के विकास पर। ठीक है, तो ये है इन्वायरमेंटल फैक्टर। नेक्स्ट है, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है। इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? तो आपको पता है कि हर एक छात्र जो है एक जैसा नहीं होता है, हर एक छात्र जो है एक दूसरे से अलग होता है। तो इसका मुख्य कारण उसका भौतिक वातावरण भी हो सकता है, उसका सामाजिक वातावरण भी हो सकता है और उसका हेरिडिटरी भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भौतिक और सामाजिक तो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर आ गए, और जो आपके वंश अनुक्रम है ये आपके हेरिडिटरी फैक्टर आ गए। ठीक है, ये दोनों ही मिलके जो है बच्चे की विभिन्नता को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है फैक्टर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज आप बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, जिसके कारणवश क्या हो रहा है, शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? बाल अपराध बच्चे जो है बुरी संगत में पड़ रहे हैं, नशे में पड़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ने में उनका मन नहीं लगता है, तो इनका कारण क्या हो सकता है? तो दूषित वंशानुक्रम, क्या उसकी हेरिडिटरी जो है दूषित होगी? क्या उसका जो वातावरण है वो दूषित होगा? क्या उसका जो परिवेश है जहाँ वो आसपास जहाँ वो पड़ोस में रहता है, क्या वो दूषित होगा? तो ये सभी कारक जो हैं इसके लिए उत्तरदायी हैं। जी हाँ, ठीक है, तो इन सभी कारकों के कारण बच्चे में जो बाल अपराध की घटनाएं हैं वो बढ़ने का कारण हो सकती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, आपको पता है जो हमारी हेरिडिटरी है, हेरिडिटरी जो है एक लिमिट सेट कर देती है। ठीक है, मेन जो है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो गुण हम में आ गए हैं वो हम में रहेंगे, जैसा हमारा नेचर है वैसा ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, किसी का भी नेचर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए, उसे बालक को अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ने की सलाह देनी चाहिए, उसे खेलकूद में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए सलाह देनी चाहिए, या उसे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इसका जो फ्रेंड्स है, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, जो बच्चे का जो परिवेश है उसमें सुधार लाना चाहिए। देखिए, जो हेरिडिटरी ने निश्चित कर दिया है वो तो है ही है, वो रहेगा। जैसे कि अगर किसी के गुणों में चोरी करना है तो वो बच्चा चोरी को कंटिन्यू करेगा ही करेगा, लेकिन हाँ उसकी चोरी को हम रोक सकते हैं। कैसे? एक टीचर को जो है उसको अच्छे से मार्गदर्शन करना चाहिए, उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें ताकि बच्चा जो है चोरी करना छोड़ दें और उसको एक सत्य का रास्ता, ठीक है, अहिंसा का रास्ता उसको दिखाना चाहिए, उसको अच्छा इन्वायरमेंट, उसमें नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहिए। एक टीचर को उसको वैसा ही इन्वायरमेंट, माहौल देना चाहिए, तभी जो है बच्चे से जो है उस जो प्रवृत्ति है बाल अपराध की उसको छुड़ा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो आपको पता है, तो यहाँ पूछा है आपका निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर तो आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ऑप्शन 1 सामाजिक विकास पर, ऑप्शन 2 संवेगात्मक विकास पर, ऑप्शन 3 उसका मेंटली डेवलपमेंट और शारीरिक डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स आपको पता है इन सभी जो है फैक्टर जितने भी हैं, ठीक है, इन सभी पर जो है, इन सभी फैक्टर्स पर जो है, चाहे वो बच्चे का मेंटली हो, फिजिकली हो, सोशली हो, इन सभी पर जो है बच्चे की हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट प्रभाव डालते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है किससे?
तो बच्चे की जो फिजिकली जो डेवलपमेंट है, फिजिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, जैसे उसका शारीरिक पोस्चर जो होगा वो देखने में, ठीक है, वो किससे प्रभावित होता है, केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, या माता पिता दोनों के डीएनए से, या न तो माता के ना पिता के डीएनए से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, माता और पिता दोनों के डीएनए से मिलकर जो है मिलके जो है बच्चे का विकास होता है, बच्चे का निर्माण होता है और बालक का शारीरिक लक्षण उससे प्रभावित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के संपूर्ण व्यवहार की जो है व्यवहार की सृष्टि ब्लैंक और ब्लैंक की अंतःक्रिया द्वारा होती है। तो फ्रेंड्स, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। तो संपूर्ण व्यवहार की बात की जा रही है बालक के, तो संपूर्ण व्यवहार की जो सृष्टि है, ठीक है, तो उसकी कहाँ से, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, आनुवंशिकता और वातावरण। बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसके वातावरण का उस पर विकास पर जो प्रभाव पड़ेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, वो है आपका पालन पोषण, दैट इज आपका ये नर्चर, जो हमने अभी पढ़ा। नर्चर मतलब आपका इन्वायरमेंट, ठीक है। तो परिवेश की बात की जा रही है, तो परिवेश हो गया हमारा वातावरण, वातावरण को हम और क्या कहते हैं, नर्चर, पालन पोषण कहते हैं, ठीक है। और जो आपका हेरिडिटी है उसको हम क्या कहते हैं, नेचर कहते हैं। उसमें डिफरेंस आपने अभी पढ़ा है। नेक्स्ट है, परिवेश के प्रभाव मानव के ब्लैंक और ब्लैंक दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो है इन्वायरमेंट के जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है उनकी बात की गई है, ठीक है। तो मनुष्य के जो है ब्लैंक और ब्लैंक दोनों चरणों में बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट महत्वपूर्ण होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर इसका राइट होगा सामाजिक आर्थिक, समाज, विद्यालय में शिक्षा, या प्रसव पूर्ण या प्रसव के उपरांत, या परिवार या विद्यालय में विकास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, प्रसव पूर्ण और प्रसव पूर्ण के उपरांत, डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद, ठीक है। दोनों चरणों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है परिवेश का प्रभाव, ठीक है, वातावरण का प्रभाव। तो वातावरण का प्रभाव आपको पता है, एक माँ का जो माँ के पेट में जब बच्चा पल रहा होता है तो माता को पूरा जो है जो ध्यान रखने को कहा जाता है ताकि बच्चे का विकास अच्छे से हो सके। और जब बच्चा जन्म लेके बाहर आएगा तो बच्चे के जो वातावरण है तब भी उसको प्रभावित करना शुरू कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, बालक को जो मूल प्रवृत्तियां ब्लैंक से प्राप्त होती है उनका विकास ब्लैंक में होता है। तो फ्रेंड्स, जो मूल प्रवृत्तियां आपको पता है हमें कहाँ से मिलती है, ये मिलती है हमें वंशानुक्रम, ठीक है, मीन हेरिडिटरी, जो हमने करेक्टरिस्टिक्स अडॉप्ट कर रखे हैं, जिन मूल प्रवृत्तियों के साथ, जिन गुणों के साथ जो है हम पैदा हुए होते हैं, उनका विकास कहाँ होगा, उनका विकास होगा वातावरण में होगा, ठीक है, इन्वायरमेंट में होगा, ठीक है। यहाँ पे हम जो है वंशानुक्रम से जो प्रवृत्तियाँ जो है हेरिडिटरी जो गुण है वो अडॉप्ट करेंगे, और जब जन्म ले लेंगे तो जब हम इन्वायरमेंट में आएंगे, ठीक है, तो इन्वायरमेंट के जो डिफरेंट फैक्टर है वो बच्चे को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बालक के सम्यक विकास मीन सर्वांगीण विकास के लिए निम्नलिखित में से किन का संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है। तो आपको पता है अगर एक बच्चे की जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट अगर हम चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए बच्चे का जो हेरिडिटरी है और जो बच्चे का इन्वायरमेंट है, इन दोनों का जो है संयोग मतलब इन दोनों का जो आप कह सकते हो मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है, इन दोनों का आपस में जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है एक बच्चे के सर्वांगीण या सम्यक विकास पर। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसे आपको ये वीडियोस लग रही है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।